राजवीर ओबेरॉय की आखिरी सेंटेंस ने उन्हें बेचैन कर दिया था। पूजा के नाना जी ने उसकी ये बात सुनकर तुरंत सवाल उठाया। राजवीर ओबेरॉय, तुम हम पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? हमने कब तुम्हारे परिवार का अपमान किया और उन्हें मारने की कोशिश की? राजवीर ओबेरॉय, इस तरीके का इल्जाम इतनी आसानी से नहीं लगा दिया जाता। तुम्हें ऐसा कहने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए था, पूजा के दादाजी ने भी जवाब देते हुए कहा। पूजा भी उनकी बातों में दखल देना चाहती थी, लेकिन प्रीति ने उसे रोक लिया। उसने इशारे से चुप रहने को कहा। उसके ऐसे बीच में बोलने का ये सही समय नहीं था। पूजा के कुछ बोलने से चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाती और ओबेरॉय फैमिली और ज्यादा गुस्सा हो जाती। उन्होंने सब अपने घर के बड़ों पर ही छोड़ दिया था और बस शांति से नतीजों का इंतजार कर रहे थे। पूजा अपनी मॉम के इशारे को समझ गई थी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा उसे शांत नहीं रहने दे रहा था। हालांकि वो इतनी तो चालाक थी ही कि उसे पता था कि कब अपना मुंह बंद करके बैठना है और कब नहीं। तान्या ने उसे इस तरह इशारों में बातें करते देख लिया था। कहने लगता है कि कुछ ना बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इम्पॉसिबल। राजवीर ओबेरॉय ने अपनी बातों से उन पर अटैक किया। सोच लेना चाहिए था। क्या तुम दोनों को लगता है कि मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बकवास किए जा रहा हूं? उसने पूजा की तरफ गुस्से में इशारा करते हुए कहा। इसने मेरे पोते की वाइफ को किडनैप करके एक बेसमेंट में बंद कर दिया था ताकि वो भूख से मर जाए। अगर ये तान्या की जिंदगी खत्म करने की चाल नहीं थी तो क्या था? अगर आदित्य यहाँ नहीं आता तो पूजा को तान्या की जगह बताने पर कोई भी मजबूर नहीं कर सकता था। वो चालाक लड़की तान्या को भूखा रखकर मार देती। बेसमेंट पूरा अच्छे से सील था और किसे पता था कि मेरी बहू वहां पर अंदर कितने दिनों जिंदा रह पाती। ये उसे मारने की सोची समझी साजिश थी और तुम दोनों ये कहने की हिम्मत कर रहे हो कि ये बस एक छोटी सी शरारत थी। तुम दोनों मजाक कर रहे हो क्या? अगर ऐसा है तो मैं अपने लोगों से कह दूंगा कि इस लड़की को किडनैप करके कहीं दूर एक खाली सी जगह पर ले जाकर बंद कर दो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें कहूंगा कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा मजाक था। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ मल्होत्रा फैमिली और सक्सेना फैमिली ही ऐसा कर सकती हैं। मेरी ओबेरॉय फैमिली भी इस तरीके का मजाक अच्छे से कर सकती है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो फिर तुम बस अब देखते जाओ। ये सब सुनकर उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्होंने सोचा था कि वो ऐसे प्यार से मीठी मीठी बातें करके उन्हें मना लेंगे, लेकिन ओबेरॉय फैमिली इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनने वाली थी। राजवीर ओबेरॉय ने पूजा की उस हरकत को खुलेआम सबके सामने बता दिया था, इसलिए उनका पूरा प्लान बर्बाद हो गया था। अब जब ओबेरॉय फैमिली ने सोच ही लिया था कि वो पूजा की इस हरकत को एक मर्डर अटेम्प्ट की तरह देखेंगे जिसमें वो तान्या को बुरी तरीके से मारना चाहती थी, तो वो इस चीज को इतनी आसानी से खत्म करने वाले नहीं थे। वो पूजा की इस हरकत को एक छोटा सा मजाक समझकर नहीं छोड़ सकते थे। तो ये सब पता लगाने के बाद पूजा के नाना जी ने कहा, ठीक है, तो फिर इस चीज को यही खत्म करने के लिए आप लोग हमें कैसे मना सकते हैं? आप दोनों अपनी कंडीशन रखो, अगर वो पूरी करने लायक हुई तो हम वो जरूर पूरी करेंगे। उन्हें समझ आ गया था कि ओबेरॉय फैमिली इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। इस चीज को खत्म करने के लिए उन्हें कुछ तो बड़ा सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। राजवीर ओबेरॉय, हम यही सेम कंडीशन आपके सामने रखते हैं। तुम इस चीज को खत्म करने के लिए अपनी मुंह मांगी कीमत ले सकते हो। प्रीति ने एक चिंतित मां की तरह उससे कहा, मिस्टर ओबेरॉय, मुझे पता है कि इस बार पूजा ने तान्या के साथ बहुत गलत किया, लेकिन वो मेरी इकलौती बेटी है। वो सिर्फ मल्होत्रा फैमिली की इकलौती वारिस नहीं बल्कि सक्सेना फैमिली की भी इकलौती वारिस है। हम नहीं चाहते कि इन सब चीजों से उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाए, इसलिए आप अपनी कंडीशन रखो और जितना हो सके हम उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। पूजा मल्होत्रा ने भी बीच में उदास होते हुए बोला, राजवीर अंकल, मुझे सच में मेरी गलती का अफसोस है, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। पूजा के नाना जी ने उसके इस सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करने के लिए अपनी चाल बदल दी। राजवीर ओबेरॉय, हमारे परिवार इतने सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं। इस बार मैं मानता हूं कि हमने अपनी हद पार कर ली थी और उससे तुम्हारे परिवार का नुकसान पहुंचा, लेकिन हमारी इतने सालों की दोस्ती की खातिर क्या तुम हमारी बच्ची को माफ नहीं करोगे? हमारी सक्सेना फैमिली और मल्होत्रा फैमिली तुम्हारे इस एहसान की हमेशा आभारी रहेगी। मल्होत्रा फैमिली और सक्सेना फैमिली उनके सामने माफी मांगने के लिए इतना झुक गई थी, अगर कोई साधारण इंसान होता तो वो अब तक उनकी बात मान चुका होता। हालांकि राजवीर ओबेरॉय वो साधारण आदमी नहीं था। उसे उनकी बातों का कुछ असर नहीं हुआ और उसने कहा, तुम दोनों मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? इस बात पर तान्या का ही आखिरी फैसला होगा।
हम इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सब उसी पर डिपेंड करता है। अगर वो तुम्हारी माफी एक्सेप्ट करने से मना कर देती है तो हमारी ओबेरॉय फैमिली उसी के ही डिसीजन को सपोर्ट करेगी। पूजा के दादाजी और नाना जी दोनों ये सुनकर हैरान हो गए थे। ये आदमी कब से अपने लोगों के लिए इतना प्रोटेक्टिव हो गया? पहले तो ये ऐसा नहीं था। पहले तो वो सिर्फ ओबेरॉय फैमिली के प्रॉफिट को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। वो ऐसे किसी के लिए नहीं कर सकता था, और तो और उस इंसान के लिए तो बिल्कुल नहीं जो अब उसके परिवार का हिस्सा नहीं थे। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? मिस्टर ओबेरॉय फैमिली के करता धरता आप ही हो, तो इस चीज में आखिरी फैसला आपका क्यों नहीं हो सकता? प्रीति ने मुस्कुराते हुए पूछा। राजवीर ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तान्या अभी तक वापस मेरे परिवार का हिस्सा नहीं बनी है, इसलिए मैं उसकी ओर से कोई फैसला नहीं कर सकता। हमें प्यार से उनकी बात माननी ही होगी, क्योंकि क्या पता वो फ्यूचर में आदित्य से शादी करने के लिए मना कर दें। इस बात ने उन दोनों को हैरान कर दिया था। ओबेरॉय फैमिली को कब से इस औरत को इतना प्यार देने की जरूरत पड़ गई? वो बेवकूफ नहीं थी। उन्हें दिख रहा था कि ओबेरॉय फैमिली में तान्या की क्या अहमियत थी। उन्होंने सोचा था कि आदित्य से डिवोर्स होने के बाद वो उसे इग्नोर करेंगे, लेकिन अब उन्हें पता चल गया कि ओबेरॉय फैमिली को अभी भी उम्मीद थी कि वो आदित्य से वापस शादी करेगी। इतनी कि उन्होंने इस केस के सारे डिसीजंस उसी पर छोड़ दिए थे। तान्या आहूजा में ऐसी भी क्या खासियत है कि ओबेरॉय फैमिली उसकी इतनी इज्जत करती है? पहले तो वो सब लोग तान्या को कमजोर समझते थे, लेकिन अब उनका तान्या के प्रति नजरिया बदल गया था। जिस इंसान की उन्होंने सोचा था कि सबसे कम अहमियत होगी, उसी की सबसे ज्यादा अहमियत थी। शुरू से ही उनका प्लान बिल्कुल गलत था। तान्या आहूजा की इतनी अहमियत देखकर पूजा भी हैरान रह गई थी। अगर उसे ये पहले पता होता तो वो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करते। हालांकि पूजा को इस चीज का कोई अफसोस नहीं था। उसे बस इस बात का दुख था कि उसने ये सब अच्छे से प्लान नहीं किया था। मिस आहूजा, राजवीर ओबेरॉय सही कह रहे हैं। मुसीबत तुम पर ही आई थी, इसलिए ये तुम ही पर डिपेंड करता है कि इस केस को तुम यहीं खत्म करना चाहती हो या नहीं। हमें बताओ, पूजा बेटी को माफ करने के बदले तुम हमसे क्या चाहते हो? चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूजा के नाना जी ने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा। अगर वो किसी और के सामने इस तरीके से बात करता तो वो इंसान उसकी इज्जत करते हुए उनके सामने झुक जाता। हालांकि तान्या को इस चीज से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इस बार आप सच में पूरे दिल से माफी मांग रहे हैं? तान्या ने पूछा। पूजा के नाना जी खुश हो गए। ये औरत वाकई में बिल्कुल अलग ही है। उन्होंने खुशी से कहा, बिल्कुल, इस बार माफी पूरे दिल और ईमानदारी से मांगी है। तान्या ने पूजा मल्होत्रा की तरफ देखा और कहा, क्या मिस पूजा के साथ भी ऐसा ही है? अपने गुस्से को दबाते हुए उसने सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, इस बार मैं पूरे ऑनेस्टी के साथ तुमसे माफी मांग रही हूँ। लेकिन तान्या को पता था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि उसे पूजा की माफी की कोई परवाह नहीं थी, उसे तो कुछ और ही चाहिए था। तान्या ने उसकी बात मानते हुए अपना सर हिलाया। ठीक है, फिर अब जब पूजा इतनी सिंसियरिटी दिखाई रही है तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे। कैसा सवाल? पूछो। पूजा ने उसकी बात मान ली। तान्या ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, इस तरह मेरी जिंदगी के पीछे पड़ने का क्या कारण है? मुझे सच सुनना है। ये सुनकर पूजा थोड़ा घबरा गई। हालांकि उसने जल्दी से खुद को शांत किया और बड़ी मासूमियत से आंखें चिपकाई। तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये सच है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ गलत फहमियां थी और बाद में तुमने मुझे इंसल्ट भी किया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक छोटा सा मजाक करना चाहती थी। तान्या ने उसे घूरते हुए कहा, सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुम मुझे मारना चाहती थी? मैंने कहा ना, वो सिर्फ एक शरारत थी, बस। तान्या ने उसे गुस्से से रोकते हुए कहा, पूजा, अगर तुम्हारा अभी भी यही रवैया रहा तो मेरे पास तुम्हारी अपोलॉजी एक्सेप्ट करने के लिए कोई कारण नहीं बचेगा। तुम अपनी गलती तक नहीं मान रही हो तो तुम ये कैसे उम्मीद कर सकती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? मैंने अपनी गलती कब नहीं मानी? अब पूजा अपना आपा खो चुकी थी। तान्या आहूजा, तुम मेरे साथ ही किस तरह का खेल खेल रही हो? मेरी मल्होत्रा फैमिली और सक्सेना फैमिली ने सबके सामने तुमसे माफी की भीख मांगी है। तुम हमारा पेशेंस टेस्ट मत करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हम सिर्फ ओबेरॉय फैमिली को इज्जत दे रहे हैं। तो तुम ज्यादा एहसान फरामोश मत बनो, नहीं तो तुम और तुम्हारी पूरी ओबेरॉय फैमिली एंड तक लड़ते लड़ते ही मर जाएगी और किसी का पता भी नहीं चलेगा। शट अप! उसके नाना जी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। उनके अचानक ऐसे चिल्लाने से पूजा डर गई थी। वो हैरानी से उन्हें देखी जा रही थी। उसे समझ नहीं आया कि उसके नाना, जो कि हमेशा उसे प्यार ही करते थे,
ऐसे अचानक उस पर क्यों चिल्लाए? वो उस पर ऐसे कैसे चिल्ला सकते थे? ये देखकर उसे रोना आ गया था। हालांकि नाना जी की डांट सिर्फ वहीं खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने पूजा पर और चिल्लाते हुए कहा, पूजा, तुम्हें इस तरीके से बात करना किसने सिखाया? तुम्हें बात करने के मैनर्स नहीं है? और वो कौन है जिसने तुम्हें ये सब करने के लिए इन्फ्लुएंस किया? जल्दी से हमें बताओ। मल्होत्रा फैमिली और सक्सेना फैमिली ये जानना चाहती थी कि कौन पूजा मल्होत्रा का यूज कर रहा था, क्योंकि उस इंसान का पता लगाने से वो पूजा पर लगे सारे इल्जाम हटाकर उस पर डाल सकते थे। लेकिन उस लड़की ने सच बताने से मना कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे अभी भी जरा सा भी पछतावा नहीं हो रहा था और वो इस मामले को और ज्यादा बिगाड़ रही थी। क्या उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके कोऑपरेट ना करने से उसकी जिंदगी खत्म हो सकती थी? ओबेरॉय फैमिली का प्लान अच्छे से काम कर रहा था। वो लड़की अभी भी बेवकूफ ही थी। वो अभी भी उनकी बातों को नहीं समझ पा रही थी। क्या उसे सच में यही लगा कि उसके परिवार वाले उसे किसी भी कीमत पर बचा लेंगे? उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी वजह से मल्होत्रा फैमिली और सक्सेना फैमिली मुश्किल में आ सकती थी। उन्होंने उसे बचाने के लिए बहुत सी चीजें दांव पर लगा दी। तो अभी भी उनके इरादों को ना समझने की बेवकूफी वो कैसे कर सकते थे? प्रीति अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे पता था कि अभी सबकी डांट से उसे बचाने का सही समय नहीं था। अगर उनके सामने कोई नॉर्मल फैमिली होती तो उसके इस रवैये को झेल लेते, लेकिन उनके सामने अभी ओबेरॉय फैमिली थी। अगर ओबेरॉय फैमिली ने ऐसा सोच लिया था कि वो इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाले, तो उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता था। मल्होत्रा फैमिली और सक्सेना फैमिली भी पावरफुल हो सकती हैं, लेकिन वो एक मर्डरर को बचाने जितनी पावरफुल नहीं थी। इसलिए उन्हें पूजा को सच बताने के लिए मजबूर करना ही पड़ रहा था। प्रीति ने उसे गले लगाया और प्यार से समझाते हुए कहा, पूजा बेटी, तुम्हें ये सब चीजें करनी पड़ रही हैं, उसके लिए मुझे माफ कर दो। अपने आंसुओं को देखो, तुम अपनी मॉम को दुखी कर रही हो। पूजा अपनी माँ को गले लगाकर और भी तेज रोने लगी। मॉम, मुझे आप सब लोगों से नफरत है। मेरे साथ आप इस तरीके से ट्रीट कैसे कर सकते हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैंने माफी भी मांग ली है, तो फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप सब लोग बहुत बुरे हो, सब एक साथ मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो। पूजा को सच में बुरा लग रहा था और उसके आंसू एक मिनट के लिए भी नहीं रुके। पूजा रोते रोते सबसे आर्ग्यू कर रही थी। उसने सोचा था कि उसकी फैमिली उसे किसी भी चीज के लिए माफ कर देगी। वैसे तो वो कर भी देते, लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ अलग थी। उसके आंसू उसकी सारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे थे। प्रीति ने दोबारा उसे प्यार से समझाते हुए कहा, पूजा, हमें पता है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, लेकिन तुम्हें हमें बताना होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे और तुम्हें माफ भी कर देंगे। पूजा ने रोते रोते उसकी तरफ देखा और कहा, सच में? अगर मैं आपको सच बता दूं तो आप लोग मुझे माफ कर देंगे? बिल्कुल, उसके दादाजी ने भी वादा करते हुए कहा। हमें बस इतना जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया, बाकी चीजें इतनी जरूरी नहीं है। पूजा बेटा, तुम्हारे दादाजी जानते हैं कि तुम झूठ नहीं बोलोगी, इसलिए अगर तुम सच बता देती हो तो फिर तुम पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाएगा। दादाजी भी तुमसे वादा करते हैं। प्रीति ने कहा। वो लोग एक छोटे बच्चे की तरह उसे समझाए जा रहे थे। ये सब देखकर राजवीर के दिमाग में यही बात चल रही थी कि अगर उसके बच्चे या पोते पोती पूजा मल्होत्रा की तरह बिहेव करते तो उन्हें उसी समय डांट कर सुधार देता। तान्या, जो कि पूजा से सिर्फ कुछ ही साल बड़ी थी, वो शांति से वहां खड़े होकर ये सब होता हुआ देख रही थी। फाइनली सबके ध्यान को अपनी तरफ करके सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद पूजा ने सच बताने का डिसाइड किया। उसने तान्या की तरफ उंगली करते हुए कहा, मैंने इसके साथ जो कुछ भी किया था वो सब इसी की गलती की वजह से था। दादाजी, नाना जी, आपको दोनों को तो पता ही है ना कि कपूर फैमिली की बहनें मेरी दोस्त हैं। ओबेरॉय फैमिली ने न सिर्फ रिया कपूर को मारा, बल्कि तान्या आहूजा ने नंदिनी की कंपनी को भी बर्बाद कर दिया। प्रेसिडेंट के घर में भी वो जानबूझकर श्रुति से पंगा ले रही थी। ये सच में एक बकवास औरत है, इसलिए उनकी जगह मैं इसे सबक सिखाना चाहती थी। जैसे ही पूजा मल्होत्रा ने अपनी बात खत्म की, सबके चेहरे उतर गए थे। इसलिए तुम मेरे पीछे आई ताकि तुम कपूर फैमिली का हमसे बदला लेने में उनकी मदद कर सको? तान्या ने उससे पूछा। पूजा ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, इसलिए तुम मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकती, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी दोस्तों की मदद कर रही थी। फिर तो कपूर फैमिली ने तुम्हें बड़े अच्छे से ट्रीट किया होगा, तान्या ने बड़े आराम से कहा। पूजा मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, पूरी कपूर फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी मल्होत्रा फैमिली और कपूर फैमिली हमेशा से आपस में काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। तान्या ने अपना सर हिलाया। अब मुझे पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई।
मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। इन सब के पीछे मेरे खुद के कुछ कारण थे। ये सब तुम्हारी ही गलती थी। तुम्हें कपूर फैमिली को नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया, बल्कि तुम पर रिया का मर्डर करने के लिए केस ना करते हुए तुम पर दया दिखाई, और तुम अभी भी उनके पीछे पड़ी हुई हो। इसलिए ये सब तुम्हारी गलती है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत कदम नहीं उठाया, इसलिए मुझे उनकी मदद करनी ही थी। इन सब चीजों से सीख कर तुम्हें अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए और अब अपना ये घमंड खत्म कर देना चाहिए। पूजा ने तान्या को इतना बड़ा लेक्चर सुनाया जैसे कि वो उसकी टीचर हो और तान्या उसकी स्टूडेंट। राजवीर बहुत जोर से हंसने लग गया। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर सक्सेना, आपकी ये बच्ची वाकई में बहुत सीधी और इनोसेंट है और बेवकूफ भी। उन दोनों को समझ आ गया था कि ऐसा कहकर राजवीर उन्हें ताना मार रहा है। पॉलिटिक्स की दुनिया में वो सब एक मंझे हुए खिलाड़ी थे, इसलिए उन्हें तुरंत समझ आ गया था कि पूजा का कपूर फैमिली ने फायदा उठाया था। इस पूरे समय में कपूर फैमिली उससे बहुत अच्छे से पेश आ रही थी, लेकिन वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें अभी भी उसका इस्तेमाल करना था। पूजा के दादाजी और नाना जी दोनों ने जल्दी से पिछले कई दिनों में हुई चीजों के बारे में सोचा। पूजा बहुत टाइम पहले ही कबीर कपूर के प्यार में पड़ गई थी। पहले तो जो भी कबीर कपूर के खिलाफ जाने की कोशिश करता था उसे पूजा अच्छे से सबक सिखाती थी, लेकिन पहले तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो सिर्फ दोस्ती की खातिर ऐसा करती है, और वैसे भी गलतियां ज्यादा बड़ी नहीं होती थी, इसलिए सब उसे नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन अब कपूर फैमिली को बचाने के लिए पूजा मर्डर करने की हद तक पहुंच गई। इस चीज से उन्हें शक हो गया कि कपूर फैमिली पूजा को बहुत टाइम पहले से ही इन्फ्लुएंस करती आ रही है और उसका इस्तेमाल कर रही थी। उन्हें कपूर फैमिली और ओबेरॉय फैमिली की दुश्मनी के बारे में पता था। पूजा ने कहा कि कपूर फैमिली बहुत दयावान थी और उन्होंने तान्या के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता था। वो तान्या पर हमला करने के लिए पूजा का इस्तेमाल कर रहे थे, और तो और पिछले कुछ महीनों से प्रेसिडेंट की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी, इसलिए कपूर फैमिली के लोगों की नजरों में आने से बचना चाहती थी। उन्हें पता चल गया था कि ये सब चीजें इसलिए हो रही थी क्योंकि कपूर फैमिली अपने हाथों से कुछ गलत काम करके अपने ऊपर इल्जाम नहीं लगवाना चाहती, इसलिए वो अपना काम करवाने के लिए पूजा का इस्तेमाल कर रही थी। और तो और अगर पूजा का गुनाह सबके सामने आ जाता तो दोनों मल्होत्रा फैमिली और सक्सेना फैमिली की इज्जत पर दाग लग जाता और फिर प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए लड़ने के उनके चांसेस खत्म हो जाते। इसलिए कपूर फैमिली एक तीर से दो नहीं बल्कि 3 निशाने मार रही थी। पहला, वो लोग एक भी उंगली उठाए बिना अपना बदला ले रहे थे। दूसरा, वो पूजा मल्होत्रा के जरिए मल्होत्रा फैमिली और सक्सेना फैमिली के नाम पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे थे। और तीसरा, वो उनकी आपस की लड़ाई से खुद का फायदा करने वाले थे और प्रेसिडेंट की कुर्सी को आसानी से हासिल कर सकते थे। जितना ज्यादा वो इन सब के बारे में सोच रहे थे उतनी ज्यादा उनके चेहरे की चमक उड़ती जा रही थी। प्रीति भी इन सब के बारे में सोचकर चिंता में पड़ गई। उसने अपने पापा और ससुर को देखते हुए कहा, पापा अब हमें क्या करना चाहिए? पूजा के नाना जी ने अचानक राजवीर से कहा, राजवीर मुझे लगता है कि हमें ये मीटिंग जल्दी ही खत्म करनी होगी, हमें कुछ और जरूरी काम करना है। पूजा के दादाजी ने भी बीच में बोलते हुए कहा, ये सही है, सही कह रहे हैं, हमें कुछ और ज्यादा जरूरी चीजें डिस्कस करनी है। राजवीर उनके यही कहने का इंतजार कर रहे थे। वो मुस्कुराया और उसने कहा, मैं समझ गया, तो फिर हम किसी और दिन चाय पर मिलते? ठीक है, मैं उसका इंतजाम कर दूंगा, पूजा के नाना जी ने वादा करते हुए कहा। तो फिर ये मीटिंग यहीं खत्म होती है, राजवीर ने पूजा को देखते हुए अनाउंस किया। एक बच्ची को परेशान करना हमारा काम नहीं है, और वैसे भी इसकी पूरी गलती तो थी ही नहीं। ये सुनकर उन दोनों को बहुत खुशी हुई। फाइनली पूजा की ये मुसीबत खत्म होने वाली थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी मुसीबत आने से रोक ली थी और उन्हें अब कपूर फैमिली के प्लान के बारे में भी पता चल गया था। शुक्र है उन्हें इस बात का जल्दी ही पता लग गया था। अगर ये सब अभी नहीं होता तो बहुत देर हो चुकी होती। अब फाइट बैक करने का समय आ गया था। कपूर फैमिली ने उनका इस्तेमाल करने की हिम्मत की। ऐसा करके वो अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे थे। पूजा के नाना जी जल्दी से उसे वहां से ले गए। पूजा को अभी भी पूरी बात अच्छे से समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो ये देखकर बहुत खुश हो गई थी कि उसे अब माफ कर दिया गया है। हालांकि बाकी सब वहां से उदास होकर बाहर गए। पूजा मल्होत्रा को ये नहीं पता था कि अब घर में वो बंद रहने वाली थी और उसका यही सजा थी।
कम से कम उसे कपूर फैमिली के लोगों से तो बिल्कुल भी बात करने की इजाजत नहीं मिलने वाली थी। जैसे ही वो सब वहां से गए, आदित्य लिविंग रूम में आ गया। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और हंसने लगा। मैं खुद की ही तारीफ करके कहता हूँ कि हमने अपना काम बहुत अच्छे से किया। अब मुझे देखना है कि कपूर फैमिली इस चीज को कैसे संभालेगी। उनके पास कपूर फैमिली के खिलाफ कोई ठोस सबूत तो थे नहीं। ज्यादा से ज्यादा वो बस कपूर फैमिली को दवा दे सकते हैं। तानिया ने कहा, इतना काफी है। अभी के लिए हमारा मिशन कपूर फैमिली को प्रेसिडेंट की पोस्ट इसलिए हासिल करने से रोकना है, बाकी का काम हम फिर भी धीरे धीरे कर सकते हैं। बिल्कुल, इस बार कपूर फैमिली जैसा चाहती है वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला, राजवीर ने खुश होते हुए कहा। जब तक कपूर फैमिली को प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं मिलती तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। उनसे बदला लेने के लिए आगे बहुत से मौके आएंगे। अब मल्होत्रा फैमिली, सक्सेना फैमिली और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ते थे। कपूर फैमिली को अब चारों तरफ से हमले का सामना करना पड़ेगा और वहीं से उनके हमले की शुरुआत होगी। उनसे बदला लेने के लिए आगे बहुत से मौके आएंगे। अब मल्होत्रा फैमिली, सक्सेना फैमिली और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। कपूर फैमिली को अब चारों तरफ से हमले का सामना करना पड़ेगा और वहीं से उनके हमले की शुरुआत होगी। उनकी गलतियां करने के चांसेस अब और भी बढ़ जाएंगे और जब ऐसा होगा तब ओबेरॉय फैमिली अच्छे से इंश्योर करेगी कि कपूर फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। जैसा तानिया ने कहा था कि उसे सिर्फ एक ही बात का डर था और वो ये था कि शायद कपूर फैमिली ओबेरॉय फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत ना करे। अगर वो ऐसा करेगी तभी ओबेरॉय फैमिली को उन पर अटैक करने का मौका मिलेगा। उनका पूरा प्लान अब बर्बाद हो गया था। प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठने का मौका अब उनके हाथों से जा चुका था और सबसे बुरी बात यह थी कि कपूर फैमिली के बर्बाद होने की शुरुआत हो सकती थी। कबीर की इतना भाषण सुनने के बाद भी उसकी आंखों में गुस्से के अलावा कुछ चेंज नहीं था। दादाजी, क्या हमारा ओबेरॉय फैमिली के खिलाफ जाना जरूरी है? आपको पता है कि अभी हमें पैसों की कितनी जरूरत है और उसे पूरा करने के लिए ओबेरॉय फैमिली बिल्कुल सही टारगेट है। हालांकि उनकी इस गलती ने उनकी पहले की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। प्रयान ने भी बीच में कहा, जब से हमने ओबेरॉय फैमिली के खिलाफ जाने का डिसाइड किया था तब से हमारे लिए चीजें बल्कि बिगड़ती जा रही हैं। हमने रिया को खो दिया, फिर खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को, और अब हमें हर जगह से टारगेट किया जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ओबेरॉय फैमिली वाकई में हमारे लिए मनहूस है? इन सब बातों की परवाह किए बिना हमें इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलना है वो सोचना चाहिए, नहीं तो हमारी कपूर फैमिली के लिए सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने अलग अलग आइडियाज के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा क्या तरीका था जिससे वो इस मुसीबत से बाहर आ सकते थे? उन्होंने प्रेसिडेंट का विश्वास तो खो ही दिया था, तो अब वो क्या कर सकते थे? जितना ज्यादा वो सिचुएशन में रहते उतनी ही ज्यादा उनके लिए चीजें मुश्किल होती जाती। अगर ऐसा जारी रहा तो कपूर फैमिली ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी। कपूर फैमिली ने सक्सेना फैमिली और मल्होत्रा फैमिली से भी अपना रिश्ता वापस ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने पूजा का यूज किया था, इसलिए उनके लिए कपूर फैमिली को माफ करना नामुमकिन था। सिर्फ एक चीज जो कपूर फैमिली कर सकती थी वो थी सच मानने से इनकार। वो पूजा को अपने फायदे के लिए यूज करने की गलती को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। अगर पूजा की गलती का इल्जाम उन पर आता तो उनके लिए चीजें सिर्फ और बिगड़ती ही। हालांकि इनकार करने से कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि मल्होत्रा फैमिली और सक्सेना फैमिली को उनकी असलियत के बारे में पता चल गया था। कपूर फैमिली के गुजरते दिन लगातार मुसीबतों से ही भरे थे और वो लोग खुद को बिखरने से रोक नहीं पाए थे। राजवीर की नजरों में ये सजा उनके लिए काफी नहीं थी। ये काफी कैसे हो सकता है? सबसे अच्छा रिजल्ट है कपूर फैमिली के हर एक मेंबर को खत्म करना और ये इंश्योर करना कि हर कोई तड़प तड़प के मरे, तब जाकर शायद इतनी सजा काफी हो। राजवीर ने काफी गुस्से से कहा, कपूर फैमिली ने ओबेरॉय फैमिली को लगभग बर्बाद ही कर दिया था और तान्या को मार दिया था। जब तक कपूर फैमिली को उनके इस कामों के लिए एक करारा तमाचा नहीं मिल जाता तब तक वो उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ने वाला था। उस दोपहर आदित्य और तान्या राजवीर के साथ ही थे। आदित्य ने चाय पीते पीते कहा, दादाजी आप चिंता मत करो, उन्हें यह तमाचा जल्द ही मिलेगा। लेकिन क्या? राजवीर ने पूछा। लेकिन कपूर फैमिली के पास कोई दूसरा प्लान जरूर होगा।
उन्हें खत्म करना इतना आसान नहीं है। तान्या ने सिर हिलाया। मुझे भी यही लगता है। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वो जरूर कुछ करेंगे। राजवीर ने उनकी बात समझते हुए कहा, तुम्हारी चिंता करना गलत नहीं है। आखिर अगर कपूर फैमिली को खत्म करना इतना आसान होता तो वो अभी तक सरवाइव नहीं कर पाते। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम दोनों सिर्फ एक छोटी सी जीत को हासिल करते ही लापरवाह नहीं हुए। जिस दिन अपना ये दुश्मन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उसी दिन हम चैन की सांस ले पाएंगे। मैं समझ गया, आदित्य ने जवाब दिया। तान्या ने कहा, अभी वाकई में हिम्मत हारने का टाइम नहीं है। ये टाइम बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। हमें खुद को उनके हमले का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रखना होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है। राजवीर उन दोनों का इस तरह कॉपरेशन देखकर बहुत खुश हुआ। हर कोई अपने अपने काम में माहिर था, लेकिन साथ में उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। राजवीर ने हंसते हुए उन दोनों से कहा, इन सब चीजों के खत्म होने के बाद तुम दोनों के दोबारा शादी करने का क्या ख्याल है? तुम्हारे दादाजी तुमसे वादा करते हैं कि ये शादी अभी तक की सबसे शानदार शादी होगी। राजवीर की इस बात ने उन दोनों को हैरान कर दिया था। आदित्य ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तान्या ने कुछ नहीं कहा। क्या वो इस चीज को ऐसे ही बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर सकती थी? राजवीर ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और खुद से ही अनाउंस कर दिया, ठीक है, फिर हम शादी में सबको बुलाएंगे। इतना टाइम हो गया हमारी ओबेरॉय फैमिली को ऐसे जश्न मनाते हुए, और ये शादी वाकई में सबसे यादगार होगी और शानदार होगी। राजवीर को बहुत खुशी हो रही थी। वैसे भी घर के बड़ों को घर में ऐसे इवेंट्स में सबसे ज्यादा मजा आता है। आदित्य भी अपने दादाजी के साथ खुशी मना रहा था, लेकिन तान्या को ऐसे बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ खड़ा देख उसे चिंता हो गई। राजवीर के जाने के बाद आदित्य ने तान्या का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम अभी भी मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मैंने अभी तक शादी के बारे में सोचा नहीं है बस, तान्या ने सच कहते हुए जवाब दिया। ये सुनकर आदित्य की चिंता थोड़ी कम हो गई थी। तो तुम अब इस बारे में क्यों नहीं सोच लेती? मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा। इन सब चीजों के खत्म होने के बाद तुम मुझे इशारा कर सकती हो और मैं तुमसे एक सवाल पूछ लूंगा। तुम्हारी इजाजत के साथ हम दोनों वापस शादी करेंगे। अगर तुम्हें अभी भी थोड़ा वक्त चाहिए तो मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करूंगा। वो हमेशा उससे प्यार से ही बात करता था, लेकिन इस चीज ने उसका फैसला करना और मुश्किल बना दिया था। जब तान्या ने खुद से पूछा तो उसकी पुरानी शादी के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसे हाँ बोलने से रोके। वो अभी के इस रिश्ते से खुश थी और उसे डर था कि शादी के बाद सब बदल ना जाए। उसे इस बात का डर नहीं था कि आदित्य उसे धोखा देगा, लेकिन उसे इस बात का डर था कि वो इस रिश्ते के जाल में बंधने के बाद खुद को कहीं खो न दे। तान्या बहुत ही ज्यादा नरम और शांत स्वभाव की थी। उसे डर था कि वो इस रिश्ते में बंद कर ना रह पाएगी। हालांकि वो आदित्य ओबेरॉय के अलावा किसी और के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए इस प्रपोजल को इनकार करना सही भी नहीं था। तान्या ने अपना सर हिलाया, थैंक यू, तो मैं फिर अपना जवाब तुम्हें बता दूंगी। वो अभी खुद को इस चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम लेना चाहती थी। आदित्य ने उसे गले लगाने के लिए उसे धीरे से अपने पास खींचा। उसने उसके कान में कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से अपना टाइम ले सकते हो, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तुम पर यह फैसला लेने के लिए जरा भी दबाव नहीं डालना चाहता। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी। तुम्हारा फैसला चाहे कुछ भी हो, जब तक वो मुझे खुश रखता है तब तक मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। तान्या ने अपना सर हल्के से नीचे कर लिया। आदित्य इस तरह उसकी फीलिंग्स की कद्र करने के लिए तैयार था ताकि तान्या के दिल में उसके लिए प्यार वापस आ सके। वो अपना फैसला करते समय इन बातों के बारे में जरूर सोचेगी। उम्मीद है कि उसका जवाब वही हो जो दोनों को खुश कर सके। जब मल्होत्रा फैमिली और सक्सेना फैमिली कपूर फैमिली से निपट रही थी, उस बीच ओबेरॉय फैमिली को थोड़ी राहत की सांस लेने का मौका मिल गया। तान्या भी प्रेसिडेंट का मैकेनिकल हार्ट बनाने के लिए थोड़े बहुत समय लैब में दे पा रही थी। ओबेरॉय फैमिली ने हाल ही में अपने आर्टिफिशियल लिम्स के बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिल्ली में एक लैब खोली थी। तान्या अपना पूरा दिन वहीं बिताती थी। हालांकि आदित्य और डॉक्टर खुराना के अलावा किसी को भी उस लैब के बारे में नहीं पता था। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट को भी यही लग रहा था कि वो अभी तक मैकेनिकल हार्ट बनाने का मटेरियल ही ढूंढ रहे थे।
कपूर फैमिली को लग रहा था कि प्रेसिडेंट की तबीयत बिगड़ने का सारा इल्जाम उन्हीं पर आएगा, क्योंकि जो मटेरियल उन्हें मिला था वो बिल्कुल सही नहीं था। प्रेसिडेंट की तबीयत इन दिनों बिगड़ती ही जा रही थी और कपूर फैमिली के लिए यही एक अच्छी खबर थी। उन पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनके बर्बाद होने से पहले ही कपूर फैमिली को इन सब मुसीबतों से निकलने का एक रास्ता मिल गया था। गलती करने वाले को ही गलती सुधारने दो। अब जब मुसीबत पूजा से शुरू हुई है तो वो लोग अपनी मुसीबतों को खत्म करने के लिए वापस उसका इस्तेमाल करने वाले थे। संजय कपूर इस प्लान का यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर कपूर फैमिली इस मुसीबत से बाहर नहीं निकली तो सब खत्म हो जाता। प्रीति को तुरंत फोन लगाओ, उनसे कहो कि हम खुद उनसे माफी मांगना चाहते हैं। संजय कपूर ने अपनी पत्नी भावना कपूर से कहा। भावना कपूर काफी चालाक औरत थी। वो उसी वक्त अपने पति का प्लान समझ गई थी। उसने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी उसे फोन लगाती हूँ। प्रीति ने फोन जल्दी ही उठा लिया। उसकी नजरों में भावना हमेशा से ही एक अच्छी इंसान रही थी। प्रीति को याद था कि जब वो छोटी थी तब वो उसे बहुत सारे गिफ्ट्स देती थी। उसकी शादी होने पर भावना ने उसे एक बहुत ही महंगा गले का हार भी दिया था। वैसे तो प्रीति कपूर फैमिली से अभी भी गुस्सा थी, लेकिन फिर भी वो उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए वो लंच पर जाने के लिए मान गई। उसने किसी को नहीं बताया कि उसने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। वो इस चीज के लिए इसलिए मान गई थी क्योंकि वो उनसे बस अब आखिरी बार मिलने वाली थी। उसके बाद वो कभी उनसे कोई नाता नहीं रखने वाली थी। अपनी बेटी की तरह ये सब सोचकर वो भी बेवकूफी ही कर रही थी। जिस होटल में कपूर फैमिली ने उसे बुलाया था वो एकदम खाली था। कपूर फैमिली ने पूरा होटल बुक कर लिया। जब प्रीति वहां पहुंची तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। वेट्रेस ने बड़ी इज्जत के साथ उसे ग्रीट किया और अंदर ले गई। उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर कपूर फैमिली को उससे माफी ही मांगनी थी तो उन्हें ऐसे पूरा होटल बुक करने की क्या जरूरत थी। हालांकि उसे ये नहीं पता चल रहा था कि इन सब के पीछे उनका क्या मकसद था। प्रीति कपूर फैमिली से मिलने के लिए एक होटल में गई। कपूर फैमिली ने पूरा होटल उसके लिए बुक करवा रखा था। जैसे ही वेट्रेस ने अंदर जाने का दरवाजा खोला, उसने देखा कि वहां अंदर संजय कपूर, भावना कपूर और उनका बड़ा बेटा प्रयाग कपूर था। प्रीति बेटा, फाइनली तुम आ गई। आओ, अंदर आओ, बैठो। भावना कपूर ने बड़े प्यार से उसका वेलकम किया। प्रीति बड़ी सावधानी के साथ अंदर गई और पूछा, आंटी आपने तो कहा था कि लंच सिर्फ हम दोनों के बीच होने वाला है, तो ये संजय अंकल और प्रयाग क्यों आए हैं? भावना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम पहले आराम से बैठो, हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात डिस्कस करनी है, इसलिए मुझे तुमसे थोड़ा झूठ बोलना पड़ा। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम किसी भी तरीके से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमें बस तुम्हें कुछ बताना है। प्रीति हंसने लग गई। बिल्कुल, आप मेरे खिलाफ ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मुझे नुकसान पहुंचे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी बेटी की तरह इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनने वाली। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि जिस तरह आपने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया उसी तरह आप मेरा भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, हम वैसा कुछ नहीं करेंगे, संजय कपूर ने कहा। उसने उसे बड़े प्यार से देखा, जैसे कोई पिता अपनी बेटी को देख रहा हो। इससे प्रीति थोड़ा घबरा गई। तो फिर बताओ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? प्रीति ने चेयर पर बैठते हुए कहा, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। प्रयाग ने उसकी तरफ देखा और कहा, प्रीति तुम नहीं जा सकते। असल में अगर तुम जाना भी चाहो तो भी नहीं जा सकते। प्रीति टेंशन में आ गई थी। प्रयाग, तुम कहना क्या चाहते हो? इन सब बातों का क्या मतलब है? पापा, आप ही इन्हें सब समझाओ, प्रयाग ने संजय कपूर की तरफ देखते हुए कहा। प्रीति को अब बहुत घबराहट हो रही थी। अचानक संजय कपूर ने कहा, प्रीति अब तुम हम में से एक हो। तुम्हें इस बात पर शायद विश्वास न हो, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की तरह मानते हैं। तुम्हें इस बात पर शायद विश्वास न हो, लेकिन हम तुम्हारे माँ बाप हैं और हमने ही तुम्हें जन्म दिया है। तुम कपूर फैमिली की बेटी हो, हमारी बेटी। क्या? प्रीति सक्सेना की हैरानी से आंखें खुली की खुली रह गई। बिना सोचे समझे भावना कपूर ने रोना शुरू कर दिया। प्रीति बेटा, ये सच है, हम तुम्हारे असली माँ बाप हैं। तुम सक्सेना फैमिली की बेटी नहीं हो, तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। प्रीति, इतने सालों के बाद हमने तुम्हें सच बताने की हिम्मत की है, प्रयाग कपूर उदास होते हुए बोला। प्रीति के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी।
वो कपूर फैमिली की बेटी थी और सक्सेना फैमिली की नहीं। ये सब क्या हो रहा था? प्रीति अचानक अपनी चेयर से उठी और उन पर भड़क गई। आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? क्या आप सब का दिमाग खराब हो गया है? कपूर फैमिली सच में पागल हो गई है। आपने मेरी बेटी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और अब आप ऐसी बकवास बातें कर रहे हैं। मुझे इस तरह बेवकूफ बनाने की कीमत आप सबको चुकानी पड़ेगी। प्रीति ने अपना फोन निकाला। संजय कपूर ने उसे रोकते हुए कहा, ये सब सच है बेटी। अगर ये बात बाहर पब्लिक को पता चल गई तो तुम्हारे लिए भी सब खत्म हो जाएगा। भावना कपूर ने उसे दुख भरी नजरों से देखा। प्रीति बेटा, तुम इस बारे में एक बार सोचो। क्या मैं तुम्हारे साथ हमेशा एक माँ की तरह नहीं रहती आई हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। तुम सक्सेना फैमिली की बेटी नहीं हो। क्या तुम्हें ये एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी शक्ल सक्सेना फैमिली के एक भी मेंबर से नहीं मिलती है? संजय कपूर ने उसे समझाते हुए कहा। प्रीति का चेहरा हैरानी से पीला पड़ गया था। उसने जल्दी से अपना सर हिलाते हुए कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सक्सेना फैमिली की बेटी हूँ। उनकी 2 बेटियां हैं और मैं उनमें से एक हूँ, और यही सच्चाई है। मैं अपने पापा की ही बेटी हूँ। आप सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हें बदल दिया गया था, प्रयाग कपूर ने सच बताते हुए कहा। जैसे ही प्रीति ने यह सुना, उसका पूरा शरीर जाम हो गया था। तुम क्या कह रहे हो? प्रयाग कपूर ने कुछ जवाब नहीं दिया और संजय कपूर ने उसे उदासी के साथ समझाते हुए कहा, प्रीति बेटा, बहुत सालों पहले भावना कपूर और मिसेस सक्सेना दोनों एक ही टाइम पर प्रेग्नेंट थी। डिलीवरी के लिए वो दोनों एक ही हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और दोनों ने ही बेटी को जन्म दिया। उस समय कपूर फैमिली के पास पैसों की बहुत तंगी थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी दे पाते। तुम्हारी माँ और मैं नहीं चाहते थे कि तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे गरीबों में निकले। इसलिए हम दोनों ने तुम्हें मिसेस सक्सेना की असली बेटी के साथ बदलने का डिसाइड किया। हमारे डिसीजन ने हमें सही साबित किया है, क्योंकि बचपन से ही तुमने सक्सेना फैमिली की बदौलत ऐशो आराम की ही जिंदगी जी है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम तुम्हें ये सच बताएंगे, क्योंकि तुम एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जी रहे हो। लेकिन अब कपूर फैमिली एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है कि हमारे पास अब तुम्हारी मदद के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्रीति, पापा सही कह रहे हैं। मैंने खुद उन्हें तुम्हें बदलते हुए देखा है, प्रयाग कपूर ने कहा। प्रीति का पूरा शरीर कांप रहा था और उन्हें वो घूर रहे थे। उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वो सच बोल रहे हैं। लेकिन वो कपूर फैमिली की बेटी कैसे हो सकती थी? वो सक्सेना फैमिली की दूसरी बेटी थी और उसकी इस आइडेंटिटी को भी कोई नहीं बदल सकता था। प्रीति ने अपना सर हिलाते हुए कहा, आप सब लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं आपकी बातों को नहीं मानती। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगी। मैं आप लोगों को बता रही हूं कि आगे से आप लोग मुझसे इस बारे में कभी बात नहीं करना, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी सक्सेना फैमिली, मल्होत्रा फैमिली और मेरी बहन आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा कहकर प्रीति वहां से जाने लगी। उसे वहां से तुरंत निकलना था, क्योंकि उसे अब कपूर फैमिली के किसी भी मेंबर की शक्ल तक नहीं देखनी थी। प्रीति बेटा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो हम अभी डीएनए टेस्ट करवाने के लिए जा सकते हैं। संजय कपूर उठा और उससे कहा, मैं कसम खाता हूं कि तुम मेरी बेटी हो, और चाहे तुम ये बात मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है। और इसका मतलब है कि तुम इसी परिवार का हिस्सा हो। अगर हमारी फैमिली बर्बाद हो जाती है तो तुम भी बर्बाद हो जाओगी। अगर ये खबर लोगों में फैल गई कि तुम सक्सेना फैमिली की बेटी नहीं हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा? प्रीति वहीं रुक गई। उसके दिल में डर बैठ गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी जिंदगी एक पल में ही बदल गई। प्रीति को पता चल गया था कि अगर उसकी आइडेंटिटी लोगों को पता पड़ गई तो उसका क्या नतीजा होगा। प्रीति ने आखिर डीएनए टेस्ट करवाने के डिसाइड कर ही लिया था। ऐसा करने के बाद वो अपने घर चली गई थी और उसने घर पहुंचते ही उसकी नौकरानी ने उसे बताया, मैडम, पूजा मैडम ने खाना खाने से मना कर दिया और बहुत सारी चीजें तोड़ दी हैं। जब से पूजा को घर में बंद कर दिया था तब से वो उदास और गुमसुम सी रहती थी। उसे कबीर कपूर से मिलना था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसके परिवार में से किसी ने भी उसे इजाजत नहीं दी थी। इसके अलावा उन्होंने उसे एक अपराधी की तरह कैद कर रखा था और इन चीजों ने उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। शुरुआत में तो उसने ये इंसल्ट सहन कर ली थी, क्योंकि गलती उसी की थी। लेकिन कुछ समय बाद वो अपने गुस्से पर काबू खो चुकी थी। जब घर में कोई नहीं होता था तब वो चीजों को इधर उधर फेंकने लग जाती थी।
उसने बहुत सी महंगी चीजें फेंक दी और नौकरानी को धमकी देते हुए कहा, तुम होती कौन हो मुझे इस तरह घर में कैद करने वाले? अभी के अभी मेरी नजरों के सामने से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं मल्होत्रा फैमिली की बेटी हूं। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहां से चली जाओ। जैसे ही पूजा ने अपनी बात खत्म की, प्रीति ने सबको कहा, तुम सब अब यहां से जा सकते हो। प्रीति के घर आने के बाद सभी वर्कर्स ने राहत की सांस ली। जी मैडम। वो लोग तुरंत कमरे से चले गए। वो नहीं चाहते थे कि वो एक भी सेकंड उस लड़की के साथ बिताए। मॉम, आपने मुझे यहाँ बंद क्यों किया है और मुझे बाहर जाने से मना क्यों कर रहे हो? पूजा ने उदास होते हुए कहा। सारी चीजें अब सुलझ गई हैं और ओबेरॉय फैमिली ने भी कह दिया कि वो इस चीज को और आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो फिर आप लोगों ने मुझे इस तरह घर में क्यों बंद कर रखा है? मॉम, चलो शॉपिंग करने बाहर चलते हैं। मैं अब बोरियत से मर जाऊंगी मॉम। प्रीति अपनी बेटी को देखे जा रही थी। उसके पास अब अपनी बेटी को दिलासा देने की ना तो ताकत थी और ना ही समय। उसने प्यार से कहा, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। कुछ टाइम बाद तुम आराम से बिना किसी फाउंडेशन के बाहर जा सकोगी, लेकिन अभी नहीं। लेकिन अभी क्यों नहीं? पूजा ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसके साथ ऐसे क्यों कर रहे थे। मॉम, आई डोंट केयर। मुझे आज ही बाहर जाना है और अगर आप मुझे नहीं जाने दोगी तो मैं खुद को भूखा रहकर मार दूंगी, क्योंकि वैसे भी आप लोगों को मेरी कोई चिंता ही नहीं है। अगर पहले पूजा ऐसी धमकी देती तो वो जरूर अपनी माँ को मना लेती और अपनी मनचाही चीज कर सकते थे, लेकिन अब प्रीति में उसके गुस्से को सहन करने की हिम्मत नहीं थी। तो फिर तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस बार तुम्हें घर के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर तुमने बात मानने से मना कर दिया तो मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगी और तुम्हें वहां किसी भी तरीके की फ्रीडम नहीं मिलेगी। पूजा ने अपनी माँ को देखा। उसकी आंखों के नीचे कालापन आ गया था। उसे लगा था कि प्रीति उसे प्यार से समझाएगी और उसकी बात मान जाएगी। उसने नहीं सोचा था कि प्रीति इस तरह उसकी बात मानने से मना कर देगी और उसे हॉस्टल भेजने की धमकी देगी। डिफेंस कॉलेज के बोर्डिंग जाना कोई बुरे सपने से कम नहीं था। वो उसे ऐसी जगह भेजने की धमकी कैसे दे सकती थी? पूजा की आंखों में आंसू आ गए। मॉम, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? आप सब लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं ना? आप सब बदल गए हो। प्रीति उसकी ऐसी बातों से परेशान हो गई थी। मैंने तुमसे कहा ना कि ये सब तुम्हारी ही भलाई के लिए है, तो तमाशा बनाना बंद करो और मैं तुम्हें मिलिट्री स्कूल भेज दूंगी। प्रीति ने उसे आखिरी मौका दिया और वहां से जाने के लिए खड़ी हुई। पूजा हैरान हो गई थी, लेकिन वो चालाक तो थी ही, इसलिए उसने अपनी माँ को मनाने का तरीका बदल दिया। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मॉम ठीक है, आज से मैं आपकी एक अच्छी बेटी बनकर रहूंगी, इसलिए आप अब प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो। लेकिन मैं यहाँ ऐसे अंदर बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हूँ मॉम। क्या आप मुझे बाहर जाने दे सकते हो? मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सिर्फ दादाजी से मिलूंगी। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आप मुझे उनसे मिलने नहीं जाने दे सकते?